हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रोहन वक्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन अहमदाबाद गुजरात से। एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशंस। बहुत सारे मरीज हमको एक क्वेश्चन पूछते हैं कि घुटनों में सूजन है तो उसके बारे में क्या करें। घुटनों में सूजन आना यानी कि पानी भरना, ये एक बहुत ही कॉमन तकलीफ है और इसके बारे में जरूरी इन्फॉर्मेशन ज्यादातर मरीज के पास नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम ये वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किन कारणों से घुटनों में सूजन आती है और उसको चेक करने के लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या घुटनों में से पानी खिंचवाना चाहिए और किन कारणों से घुटनों में से पानी खिंचवाना पड़ सकता है। और लास्ट यानी कि थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि किन कारणों से घुटनों में सूजन आती है, किन कारणों से घुटनों में पानी भरता है। घुटनों में जो सूजन आती है उसके कई कारण हैं। ये कारणों को हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं यानी कि डिवाइड करते हैं। जो पहला सेक्शन है उसमें जो कारण है वहां पे जो तकलीफ है वो घुटने के अंदर है, यानी कि घुटने के अंदर ही कुछ तकलीफ है जिसके कारण सूजन आ रही है। और दूसरा जो सेक्शन है, दूसरे जो कारण है उसमें जो घुटनों में सूजन आती है उसमें घुटनों में तकलीफ नहीं है, शरीर के अन्य भाग में, खून में, अन्य कोई अंग में तकलीफ है और उसके कारण घुटनों में सूजन आती है। तो पहले सेक्शन की अगर बात करें जिसमें घुटने के अंदर ही तकलीफ है और उसके कारण घुटनों में सूजन आती है, तो उसका जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्वेलिंग, यानी कि चोट लगने के बाद सूजन आना। चोट लगने के बाद घुटने के अंदर जो गद्दी होती है वो फट सकती है। वो गद्दी फटने के कारण वो घुटने की जो जल्ली होती है जिसको हम साइनोवियल टिश्यू कहते हैं उसको इरिटेट करती है और वो साइनोवाइटिस करता है और सूजन आ जाती है। तो चोट लगने के बाद घुटने की गद्दी फट जाना, घुटने के लिगामेंट यानी कि एसीएल, पीसीएल, वो फटने के कारण सूजन आ सकती है। हमारे घुटनों में जो हड्डी होती है उसके ऊपर एक स्मूथ लेयर होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। वो कार्टिलेज टूट जाने के कारण भी सूजन आ सकती है। कभी कभार चोट लगने से घुटनों में हड्डी का छोटा सा टुकड़ा सेपरेट हो जाता है और वो घूमने लगता है जिसको हम लूज बॉडी कहते हैं। लूज बॉडी घुटनों में घूमने के कारण वो सूजन क्रिएट करता है और साइनोवाइटिस होने लगता है और पानी भर जाता है। तो लूज बॉडी के कारण भी ये सूजन आ सकती है। तो चोट लगने के बाद अगर सूजन आ रही है तो उसका ये कारण हो सकता है कि गद्दी फट गई है, लिगामेंट फट गया है, कार्टिलेज टूट गया है या फिर घिस गया है या फिर कोई लूज बॉडी है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए और इसके लिए टेस्ट कौन से करने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला टेस्ट है एक्सरे। एक्सरे में हमको हड्डी में अगर कोई क्रैक है या फिर हड्डी का कोई टुकड़ा सेपरेट हुआ है तो वो हमको दिखता है। कभी कभार एक्सरे में एक्सरे नॉर्मल आता है फिर भी सूजन रहती है तो उसके लिए हमको एमआरआई करवाना चाहिए। अगर चोट लगने के बाद घुटने में सूजन है और वो दवाई से ठीक नहीं हो रही है तो फिर हमको एमआरआई करवाना चाहिए। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है तो वो हम लास्ट यानी कि थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे। घुटनों में सूजन आने का दूसरा कारण है नहीं लगी है फिर भी सूजन आ रही है। तो दूसरा सबसे मुख्य कारण है वो है घुटने का घिसारा यानी कि ओस्टियोआर्थराइटिस। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है घुटनों की हड्डी के ऊपर जो स्मूथ लेयर होता है जिसको हम कार्टिलेज कहता है वो रफ होने लगता है, घिसने लगता है। गद्दी भी पतली होने लगती है, गद्दी भी फटने लगती है। उसके कारण दोनों हड्डी आपस में टकराती है, घिसने लगती है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर हमने पहले ही डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ये हड्डी घिसने के कारण क्या होता है, एक मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे हमारे कोई गाड़ी है, स्कूटर है, उसका इंजन घिस रहा है तो उसमें लुब्रिकेशन के लिए हम ऑयलिंग करेंगे। घर में कोई भी चीज अगर आपस में टकरा रही है तो हम ऑयलिंग करेंगे। वैसे ही हमारे शरीर में अगर कोई दो हड्डी आपस में टकराती है तो उसके बीच में लुब्रिकेशन करने के लिए हमारा जो शरीर होता है वो ज्यादा फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा, पानी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा ताकि वहां पे लुब्रिकेशन की असर हो। तो जब घुटनों में घिसारा बढ़ जाता है तो हमारा शरीर वहां लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमारा जॉइंट का जो नेचुरल फ्लूइड होता है उसका प्रोडक्शन बढ़ा देता है और उसके कारण जॉइंट फूल जाता है, सूजन आ जाती है जिसको हम साइनोवाइटिस कहते हैं। सादी भाषा में उसको हम पानी भरना कहते हैं। तो अगर हड्डी घिसने के कारण यानी कि घिसा ओस्टियोआर्थराइटिस के कारण पानी भर रहा है तो सबसे पहला टेस्ट कौन सा करवाना चाहिए। तो उसके लिए जो टेस्ट है मोस्ट कॉमन वो है एक्सरे। जैसे कि आप ये वीडियो में पीछे देख सकते हो, इसके लिए स्टैंडिंग पोजीशन यानी खड़े खड़े पोजीशन में एक एक्सरे करवाना चाहिए ताकि हमको पता चले हड्डी के बीच में गैप कितना कम हुआ है। ये था दूसरा कारण। तीसरे कारण की बात करें तो मोस्ट कॉमन है इन्फेक्शन। हमारे देश में अगर इन्फेक्शन की बात करें तो 2 तरह की इन्फेक्शन देखने को मिलता है। पहला है ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी का इन्फेक्शन और दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमारे देश में टीबी बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। टीबी सिर्फ फेफड़े को
असर नहीं करता और टीबी शरीर के अन्य अंगों में भी इन्फेक्शन कर सकता है। हमने देखा है ज़्यादातर जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, जिनकी हाइजीनिक बहुत कम है, जिनकी खाना-पीना और न्यूट्रिशन लेवल बहुत कम रहता है, जिनमें प्रोटीन कम रहता है, उनमें टीबी ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगर टीबी के कारण इन्फेक्शन हुआ है, तो मरीज का वजन कम हो जाता है, भूख कम लगती है, पसीना ज़्यादा होता है, शाम के टाइम में बुखार आता है। तो ऐसे केस में नज़दीकी अ, हेल्थ सेंटर में जाके उसके टीबी का टेस्ट करवाना चाहिए, चेस्ट का एक्स-रे करवाना चाहिए और टीबी अगर घुटनों में है तो उसको कंफर्म कैसे करें? तो उसके लिए 3 टेस्ट करवाने चाहिए। सबसे पहला है एक्स-रे, एक्स-रे में हमको पता चलता है कि हड्डी भी अगर इन्वॉल्व हुई है कि नहीं। दूसरा टेस्ट है एमआरआई, एमआरआई में हमको पता चलता है कि हड्डी के साथ-साथ आजू-बाजू की मांसपेशियाँ, अंदर की गद्दी, लिगामेंट, कार्टिलेज, हड्डी के अंदर का बोन मैरो कितना इन्वॉल्व हुआ है, इन्फेक्शन कितना स्प्रेड हुआ है। और तीसरा टेस्ट है बायोप्सी। बायोप्सी यानी मांसपेशी का छोटा सा टुकड़ा लेके उसको हम लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजते हैं या फिर घुटनों में से पानी, सुई से पानी निकाल के उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं, तब कंफर्म होता है टीबी है कि नहीं। अगर टीबी है तो उसके 6 से लेकर 1 साल की मेडिसिन का कोर्स होता है जो हमारे सरकार द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया दिया जाता है, लेकिन उसको रेगुलरली लेना बहुत जरूरी है। कभी कभार क्या होता है, 2-3 महीने लेने के बाद घुटनों की सूजन बिल्कुल ठीक हो जाती है और मरीज बंद कर देता है दवाई लेना। ये बिल्कुल ही गलत ट्रीटमेंट है। इसके लिए 6 से लेकर 1 महीने तक अगर आपके डॉक्टर जिस तरह से आपको एडवाइस कर रहे हैं उस तरह से आपको रेगुलर ट्रीटमेंट लेना बहुत ही आवश्यक है। टीबी के बाद दूसरा कॉमन इन्फेक्शन जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। हम सभी लोगों की चमड़ी के ऊपर, दांत में, यूरिन में, आंत में, पेट में नॉर्मल प्रकार के बैक्टीरिया जन्म से ही होते हैं। ये बैक्टीरिया एक बहुत जरूरी बैक्टीरिया होता है जो हमारे शरीर में काफी सारे रोगों से हमको प्रोटेक्शन देता है। कभी कभार यही बैक्टीरिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और उनकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है और वही हमारे घुटनों के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करने लगते हैं जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहा जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर घुटना बहुत फूल जाता है, साथ साथ में बहुत ज्यादा बुखार आता है, अंदर अ, हमारे जो चमड़ी का कलर है पूरा लाल हो जाता है, घुटने की मूवमेंट बहुत पेनफुल हो जाती है, जमीन पे पाँव रखना मुश्किल हो जाता है, कोई अगर टच भी करे तो काफी पेन हो जाता है। तो ये इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए उसके लिए एंटीबायोटिक का कोर्स करना होता है, लेकिन एंटीबायोटिक चालू करने से पहले उसका कल्चर का रिपोर्ट करवाना बहुत जरूरी है। तो ये कल्चर का रिपोर्ट कैसे करवाते हैं? तो घुटने के अंदर से जो पानी भरा हुआ है उसको निकाल के उसको लेबोरेटरी में जांच करके कल्चर एंड सेंसिटिविटी का रिपोर्ट करवाते हैं। उसमें कौन सी एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा असरकारक है वो देखी जाती है और उसका कोर्स चालू किया जाता है। उससे भी अगर ठीक नहीं होता है तो कभी कभार उससे आगे की ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है, जैसे कि इंजेक्शन चालू करवाना, दूरबीन से साफ सफाई करना, ऑपरेशन करना, लेकिन इसके बारे में डिटेल में हम थर्ड वीडियो में बात करेंगे। तो हमने अभी तक 3 कारणों की बात की। पहला था चोट लगना, दूसरा था घुटने का घिसारा, तीसरा था इन्फेक्शन। चौथा रीजन में अगर मरीज ने बहुत ज्यादा काम किया है, जैसे घर में झाड़ू पोछा लगाना, नीचे बैठ के काम करना, साफ सफाई का काम करना, खेत में किसान ने बहुत ज्यादा नीचे बैठ के काम किया है जिसमें ज्यादा उठ बैठ करना पड़ता है, कभी कभार अचानक से बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर दिया, हमारे बॉडी यूज टू नहीं है, आदत नहीं है और अचानक से बहुत ज्यादा डांसिंग एक्टिविटी, जंपिंग एक्टिविटी जैसे कि ट्रैकिंग करना, ये सब एक्टिविटी कर दिया है, तो घुटनों में बहुत ज्यादा लोड पड़ने के कारण, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाने के कारण सूजन बढ़ जाती है। ये जो सूजन होती है उसके लिए ज्यादातर कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं रहती। ये ज्यादा लोड यानी कि स्ट्रेस पड़ने के कारण ही ये सूजन हुई है और ज्यादातर केस में रेस्ट करने पे ही ये कम हो जाता है। अगर रेस्ट करने के बावजूद भी अगर ये कम नहीं होता है तो उसके लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? तो उसके लिए 3 टेस्ट में से कोई एक टेस्ट आप करवा सकते हो, जैसे कि एक्सरे, दूसरा है सोनोग्राफी और तीसरा है एमआरआई। ये 3 में से आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए वो आप अपने नजदीकी डॉक्टर को कंसल्ट करके वो टेस्ट करवा सकते हो। तो पहले सेक्शन में हमने बात की कि घुटने के अंदर ही तकलीफ है और घुटनों में सूजन आती है। अभी दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे घुटनों के अंदर कोई चोट नहीं लगी, कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी घुटनों में सूजन आ रही है। अभी हम ये कारणों की बात करेंगे। तो उसमें सबसे कॉमन रीजन है जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जिसको हम सादी भाषा में संधिवा या फिर गठियावा भी कहते हैं। संधिवा, गठियावा या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे जो ब्लड होता है उसमें एक रूमेटॉइड फैक्टर होता है। उसके कारण शरीर के अंग जो होते हैं वो जकड़ जाते हैं, स्टिफनेस आ जाती है और घुटनों में सूजन आ जाती है, हाथ की उंगलियों में दर्द होता है, पाँव के पंजों में दर्द होता है।
उसमें एक मोस्ट कॉमन सिम्टम है मॉर्निंग स्टिफनेस। मॉर्निंग स्टिफनेस यानी सुबह उठते ही पूरा शरीर जकड़ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, चलने में दिक्कत आती है। थोड़ा चलने के बाद ही शरीर खुलने लगता है और दर्द कम होने लगता है। ये जो रूमेटोइड आर्थराइटिस होता है वो ज्यादातर केस में 40 से कम उम्र में शुरुआत होता है। कभी कभार 50 साल की उम्र के बाद भी देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर बात करें तो 40 की उम्र के पहले देखने को मिलता है और ज्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलता है। ये रूमेटोइड आर्थराइटिस होता क्या है? तो उसमें जो हमारे शरीर में आर फैक्टर होता है वो पॉजिटिव होता है। जो शरीर के कुछ जॉइंट होते हैं जैसे कि घुटना, फिर हमारा शोल्डर जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, उसमें काफी स्टिफनेस हो जाती है, सूजन आने लगती है। ये सूजन को हम साइनोवाइटिस कहते हैं। कभी कभार घुटनों में काफी पानी भरने लगता है, पानी के साथ साथ अंदर हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े भी होने लगते हैं जिसको हम लूज बॉडीज कहते हैं। और कभी कभी पाँव लॉक हो जाता है, पाँव अटक भी जाता है। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाने चाहिए? तो उसके लिए ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। ब्लड टेस्ट में हमको दो टेस्ट में से पता चलता है कि रूमेटोइड आर्थराइटिस है कि नहीं। सबसे पहला है आरए फैक्टर और दूसरा है एंटी सीसीपी एंटीबॉडी। आरए फैक्टर एंड एंटी सीसीपी एंटीबॉडी, ये दो टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो कंफर्म हो जाता है कि रूमेटोइड आर्थराइटिस है। कभी कभार ये टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर भी हम पेशेंट के सिम्टम में से कहते हैं कि उनको ये संधिवा की असर है, जिसको हम सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस कहते हैं। सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस में सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल आता है, फिर भी उनको संधिवा की असर देखने को मिलती है। तो मित्रों, पहला कारण था रूमेटोइड आर्थराइटिस। दूसरा सबसे कॉमन रीजन है वो है यूरिक एसिड या फिर गाउट। अगर गाउट है या फिर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो चुका है, यूरिक एसिड हमारे शरीर में एक केमिकल होता है जो हमारे बॉडी में प्रोटीन होता है। हमारा जो मसल्स होता है वो प्रोटीन से बनता है। जो मसल ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, तो उसमें से जो केमिकल निकलता है जिसको यूरिक एसिड कहते हैं। ये यूरिक एसिड अगर ज्यादा बढ़ जाए तो घुटनों के अंदर सूजन आती है। पाँव के पंजों में जो हमारा अंगूठा होता है, ग्रेट टो, उसमें सूजन आ सकती है। जॉइंट काफी दर्द करता है, सांधों में काफी जलन होती है। यूरिक एसिड के लिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? तो सीरम यूरिक एसिड नाम का ब्लड टेस्ट होता है। उसकी रेंज होती है, वो रेंज से अगर यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाए तो ये घुटनों में सूजन आना हो सकता है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है तो वो हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। यूरिक एसिड के बाद दूसरा कॉमन रीजन है शरीर में कहीं पे इन्फेक्शन होना। अगर शरीर में कहीं और जगह पे इन्फेक्शन है, जैसे कि दांत में इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन के कारण घुटनों में जो सूजन आती है जिसको हम रिएक्टिव साइनोवाइटिस कहते हैं। यानी शरीर में कोई और जगह पे इन्फेक्शन है, उसके कारण इन्फ्लामेशन होता है, वो इन्फ्लामेशन की असर हमारे घुटनों में होती है और वो सूजन आ जाती है। तो उसके लिए हमारा ब्लड में सीबीसी का रिपोर्ट करवाना यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना जरूरी है, जिसमें अगर डब्ल्यूबीसी ज्यादा है, सी रिएक्टिव प्रोटीन ज्यादा है, तो हमको पता चलता है कि ब्लड में इन्फेक्शन है और उसके कारण घुटनों में सूजन आ रही है। और वो इन्फेक्शन को ट्रीट करते ही ये सूजन भी कम हो जाती है। अगर और कोई वायरल इन्फेक्शन हमको हुआ है, जैसे कि चिकनगुनिया हुआ है, डेंगू हुआ है, तो उसके कारण भी हमारे जॉइंट में काफी पेन, स्टिफनेस और सूजन आ सकती है। स्पेशली हमने देखा है कि चिकनगुनिया के काफी मरीज पिछले कुछ सालों से जॉइंट की सूजन और पेन लेकर आते हैं। उसके लिए चिकनगुनिया का आईजीएम टेस्ट करवाना जरूरी है और उससे कंफर्म होता है कि चिकनगुनिया है कि नहीं। ज्यादातर हमने देखा है कि 2 से 3 महीने के बाद ये सूजन अपने आप कम हो जाती है। काफी कभार पेन लंबे टाइम तक रह जाता है, लेकिन वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस से घुटनों में सूजन आ सकती है। स्पेशली अगर हाइपोथायराइड की तकलीफ है, थायराइड कंट्रोल में नहीं रह रहा है, थायराइड में काफी फ्लक्चुएशन है, थायराइड की गोलियां नियमित नहीं लेने के कारण भी उसकी हार्मोनल इम्बैलेंस की असर घुटनों में होती है। मेनोपॉज के टाइम में महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस काफी होता है और उसकी असर घुटनों में होती है। घुटनों में साइनोवियल फ्लूइड भरने लगता है और धीरे धीरे सूजन भी बढ़ने लगती है और काफी दर्द होता है। ऐसे केस में हार्मोन को कंट्रोल में रख के, थायराइड को कंट्रोल में रख के ये सूजन अपने आप कम हो जाती है। और लास्ट में अगर हम बात करें तो कुछ रेयर टाइप के डिसीज है, उसके कारण भी घुटनों में काफी सूजन आती है। 2-3 नाम मैं आपको बताऊं तो एक है पीवीएनएस, जैसे कि पिगमेंटेड विलोनोडुलर साइनोवाइटिस। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें घुटनों में जो झल्ली होती है, घुटनों में एक लेयर होता है, वो लेयर बहुत ही ज्यादा एक्टिव होने लगता है, उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें छोटे 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 पिगमेंट्स आ जाते हैं और उसके कारण घुटना पूरा फूल जाता है। तो उसके लिए पहले बायोप्सी और एमआरआई करवाना जरूरी होता है। और लास्ट में एक रेयर कंडीशन की बात करूं तो उसका नाम है साइनोवियल ओस्टोकॉन्ड्रोमेटोसिस, जिसमें हड्डी के छोटे छोटे
सैकड़ों टुकड़े पूरे जॉइंट में फैल जाते हैं और पूरा घुटना भर देते हैं। ये हड्डी के छोटे-छोटे टुकड़े निकालना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए दूरबीन से ऑपरेशन करके उसकी बायोप्सी की जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने ये वीडियो में घुटनों में सूजन आने के 2 सेक्शंस के रीज़न की बात की। पहले सेक्शन में जिसमें घुटने के अंदर ही तकलीफ थी और सूजन आई, और दूसरे सेक्शन में घुटने में कोई तकलीफ नहीं थी, हमारे शरीर के अन्य भाग में तकलीफ थी और उसके कारण घुटनों में सूजन आई, उसके बारे में बात की। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे, अगर घुटनों में पानी भरा हुआ है तो उसको निकलवाना चाहिए या नहीं निकलवाना चाहिए, और अगर उसको निकलवाना चाहिए तो किन कारणों में घुटने के पानी को निकलवाने की जरूरत पड़ती है। तो मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो में आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।